Hello aspirants, welcome to Launchpad Education. My name is Sumit and in this very important video we are going to discuss all the important issues from August 2020 जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा एडिटोरियल्स लिखे गए, जिनके ऊपर टीवी डिबेट सबसे ज़्यादा हुई. These were the hot topics for August 2020. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए. हम इन इश्यूज का बैकग्राउंड, उनसे रिलेटेड करंट इवेंट्स और जो भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. द फर्स्ट थिंग इज कि हम इस वीडियो में कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. In the brackets we have written the paper for which this topic is most important and most related to. For example, contempt of court, it is related to GS paper 2 polity, governance and constitution section के लिए. सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हर्डल्स इन नागा पीस टॉक. इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या इसकी हिस्ट्री है, सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज रिलेटेड टू GS पेपर 3 दैट इज सिक्योरिटी सेक्शन. यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स लिखे गए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है. ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन ट्रंप सस्पेंडेड H1B visas. That is also related to your international relations, GS paper 2. Delhi government ने electric vehicle policy launch की. This is related to your environment, economy. So this belongs to GS paper 3. श्रीलंका में इलेक्शंस हुए और राजपक्सास वापस पावर में आ गए तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे साउथ एशियन कंट्रीज पर और खासकर इंडिया और चाइना के रिलेशन में इसका क्या इम्पैक्ट होगा. दिस इज अगेन रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस से GS पेपर 2 से ही रिलेटेड है. UAE और इजराइल में एक हिस्टोरिक डील जो हुई है. इसके बाद इंडिपेंडेंस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लॉन्च की. फॉर एग्जांपल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. सो ये काफ़ी सारे पेपर्स को ओवरलैप करने वाली चीज़ है. इंडिपेंडेंस डे स्पीच में जो चीज़ें मेंशन की गई. नेक्स्ट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. इसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हुई है. Having interlinkages, this belongs to GS paper 2 as well as GS paper 3. Facebook hate post controversy, जो Facebook ने अपने बिजनेस को देखते हुए एक हेट पोस्ट को इग्नोर करना सही समझा और उसके इलेक्शंस पे भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, डेमोक्रेसी पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे. तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक हो जाता है बिलोंगिंग टू GS पेपर 2. सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. द डिस्कशन ऑन दीज टॉपिक्स, दिस इज मोस्टली बेस्ड ऑन इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर एंड टू अ लेसर एक्सटेंट राज्यसभा टीवी पे जो डिस्कशंस हुई हैं एज वेल एज PIB एंड एनी सोर्स फ्रॉम इंटरनेट जहां से इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया जा सकता था सो दैट यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन दैट इज स्कैटर्ड. आपको कहीं और से डाटा इकट्ठा करना ना पड़े. एंड द प्रेफरेबल थिंग इज कि आप इस वीडियो से कुछ नोट्स बना लो अगर आप न्यूज़पेपर्स नहीं रीड कर रहे हो. हाउएवर वी आर नॉट सेइंग दैट दिस वीडियो इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है एज पर मोस्ट ऑफ द टॉपर्स. बट फॉर सम रीजंस अगर आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ पाते हो देन दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर यू इवन इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स. तो ये वीडियो सभी मंथली करंट अफेयर्स इश्यूज का जिस्ट होगा. सो टू स्टे अपडेटेड एंड नॉट मिस दीज वीडियोज एंड अदर करंट अफेयर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे पहले और सबसे हॉट टॉपिक से. इसके ऊपर बेहद ज़्यादा डिस्कशन हुई सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पॉलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है. क्यों ये इशू डिबेट में था? बिकॉज प्रशांत भूषण जो एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कुछ ट्वीट्स की और ये ट्वीट्स क्रिटिसाइज कर रही थी जुडिशरी को एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. सो जब लॉकडाउन हुआ था तो कुछ पिटीशंस लगी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर माइग्रेंट लेबरर्स को लेके, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तब सुनना सही नहीं समझा. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कॉल अ कोर्ट. But then there were some lesser important issues as per प्रशांत भूषण जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए. But then चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया he was riding a Harley Davidson बाइक और उस इमेज को ट्वीट करते हुए प्रशांत भूषण ने कुछ ऐसी बातें कही जो सुप्रीम कोर्ट को अच्छी नहीं लगी.
और सुप्रीम कोर्ट ने suo motu, दैट मीन्स ओन इट्स ओन, अपने आप ही एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस स्टार्ट कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ऐसी पटिशन नहीं लगाई, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस स्टार्ट कर लिया अगेंस्ट प्रशांत भूषण फॉर डूइंग दीज टू ट्वीट्स। प्रशांत भूषण के ऊपर पहले से भी एक ऐसा ही केस चल रहा है। 2009 में उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट का केस हुआ था। प्रशांत भूषण ही इज एन एडवोकेट जो बहुत ज्यादा PILs फाइल करते हैं। PILs आर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जो आम आदमी अपनी आवाज नहीं उठा सकते। उनके लिए अगर पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट्स में जाके उनकी आवाज थ्रू PIL उठा सकता है। तो इस इशू से रिलेटेड अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड एक एक्ट है, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी 2 आर्टिकल्स हैं, वो भी हम देखेंगे, वो भी आप नोट कर लेना। फिलहाल जब प्रशांत भूषण के ऊपर केस स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक पिटीशन दायर की और उन्होंने कहा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 15 है और रूल 3 है, रूल्स टू रेगुलेट प्रोसीडिंग्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, इन दोनों को फॉलो नहीं किया गया इस केस को स्टार्ट करते वक्त। सो देयर इज एन एक्ट एंड उस एक्ट को रेगुलेट करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। वन ऑफ देम इज कि अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल, इनका कंसेंट, इनकी परमिशन की जरूरत होती है ऐसा एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस स्टार्ट करने के लिए, जो नहीं ली गई। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसी जब परमिशन, ऐसा कंसेंट नहीं है तो केस शुरू नहीं हो सकता एज पर सेक्शन 15 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट एंड रूल 3 ऑफ द रूल्स टू रेगुलेट प्रोसीडिंग्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1975। इसके अलावा प्रशांत भूषण ने कहा कि उनका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है अंडर आर्टिकल 21। वी विल सी आर्टिकल 21 और भी कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे, हम एक बार उनको भी रिवाइज कर लेंगे इफ यू हैव डन दैट। इसी के साथ प्रशांत भूषण ने सीनियर जर्नलिस्ट N. राम और फॉर्मर मिनिस्टर और रेमन मैगसेसे अवार्ड विनर मिस्टर अरुण शौरी, इन 3 लोगों ने मिलकर एक और पिटीशन दायर की और इस पिटीशन के अंदर उन्होंने किस चीज को चैलेंज किया? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 2 सबसेक्शन CI को। तो इन 3 सीनियर लोगों ने, बड़े एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट, मिनिस्टर एंड एन एडवोकेट, इन तीनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन, एक रिक्वेस्ट दायर की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का जो ये सेक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और ये सेक्शन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, एडिटोरियल्स में रिपीटेडली आया। सो व्हाट इज दिस सेक्शन? ये सेक्शन क्या कहता है? दिस सेक्शन सेज दैट पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर दैट स्कैंडलाइजेस और टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर्स और टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्यों क्वेश्चन किया इन 3 लोगों ने अपनी पिटीशन में? इन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन है इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल्स 19 एंड 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज वेरी वेग। अगर आप इसको रीड करोगे बहुत क्लियर है कि ये बहुत वेग चीज है। किस चीज को आप ऐसी चीज मान लोगे, ऐसा मैटर मान लोगे दैट हैज स्कैंडलाइज्ड और दैट टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर्स और टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट? तो ये बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरी बात हो जाएगी, बहुत वेग बात हो जाएगी, ऐसा पिटीशन के अंदर इन 3 लोगों ने कहा। इस पिटीशन को वापस ले लिया था बट करंट में ये चीज आ गई थी, तो इन 3 लोगों ने इस पिटीशन को वापस ले लिया। इन्होंने कहा कि हम दोबारा से फाइल करेंगे, उसके क्या रीजंस हैं दे नो। अब ये जो 3 आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 14, इट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 19 सेज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स like freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence, profession। तो अगर आप जुडिशरी को, जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे, आपके सर पे ऐसा डर रहेगा कि पता नहीं किस चीज को जुडिशरी मान लेगी, some matter that has scandalized or that tends to scandalize the authority of court, तो आप freedom of speech freely enjoy नहीं कर पाओगे। आर्टिकल 21 is protection of life and personal liberty। तो प्रशांत भूषण ने अपने रिप्लाई में कहा था कि उनकी लिबर्टी है जो जिसको ब्रीच किया जा रहा है बाय स्टार्टिंग द केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट हिम। अब ये पहली बार ऐसी डिबेट देश में नहीं स्टार्ट हुई है, इट इज अ वेरी ओल्ड इशू। द इशू इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, फ्री स्पीच और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस।
अब आप कुछ भी तो नहीं कह सकते, हर एक फंडामेंटल राइट की कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं और कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस चीज को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा, किस चीज को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं माना जाएगा। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा फंडामेंटल राइट है कुछ भी बोलने का, तो वो किसी और को गालियां देने लग जाएगा। बट ऐसा नहीं है, देयर हैज टू बी सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एवरी राइट। बट व्हाट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहला केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कंटेम्प्ट की पावर्स को पहली बार यूज किया था, दैट वाज अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंद बोस। एंड फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश किया था, दैट वाज इन 1953। इन दिस केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है। सो अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट derives its powers to punish for its contempt, and similarly ऐसी ही पावर्स हाई कोर्ट्स के पास भी हैं। एंड आर्टिकल इज 215। सो आर्टिकल्स 129 और आर्टिकल 215 ये दोनों हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को रिस्पेक्टिवली कंटेम्प्ट की पावर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लॉ पार्लियामेंट ने पास किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। नाउ अंडर दिस लॉ देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ कंटेम्प्ट्स। एक है सिविल कंटेम्प्ट, एक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट इज वेरी सिंपल, इट इज कमिटेड व्हेन समवन willfully disobeys a court order or willfully breaches an undertaking given to the court। तो अगर आप कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो या फिर कोई अंडरटेकिंग आपने दी है और उसको आप बाद में वहां से मुकर जाते हो, तो इन चीजों को माना जाएगा सिविल कंटेम्प्ट। अब यहां पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी का या हाई कोर्ट का, कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। दैट इज कवर्ड अंडर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो क्या चीजें हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर? दे कैन बी 3 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट्स एज पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। फर्स्ट है वर्ड्स रिटन और स्पोकन, साइंस एंड एक्शंस दैट स्कैंडलाइज और टेंड टू स्कैंडलाइज और लोअर और टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। अब इसी प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा पिटीशन में बताया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगा जब वो पिटीशन दोबारा से दायर की जाएगी जो वापस ले ली थी। सेकेंड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज एनीथिंग दैट प्रेजुडिसेस और इंटरफेयर्स विद एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। एंड लास्ट वन इज समथिंग दैट इंटरफेयर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इन प्रोविजंस के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का भी इस्तेमाल किया है टू पनिश लॉयर्स फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब ये आर्टिकल एक बहुत वाइड रेंजिंग आर्टिकल है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है अगर चाहे तो, बट ऐसा अक्सर नहीं किया जाता। व्हाट इज दिस आर्टिकल सेइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इट सेज दैट द कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। तो सुप्रीम कोर्ट उसके सामने आए हुए किसी मैटर में जस्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकता है, आर्टिकल 142 ने बता दिया। So articles 129, 215, 142, these are the 3 important articles that were in news. प्रशांत भूषण ने अपने रिप्लाई में कहा कि expression of one person's opinion is not contempt. He said that Chief Justice is not the court and questioning the way a Chief Justice functions is not contempt of court. तो उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस की एक्टिविटीज पे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए हैं। उन्होंने जुडिशरी को नहीं क्रिटिसाइज किया और एक व्यक्ति की ओपिनियन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले ऑर्डर्स को हाईलाइट करते हुए प्रशांत भूषण ने क्या कहा? ही सेड लॉ ऑफ कंटेम्प्ट इज नॉट मेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जजेस who may be sensitive to the winds of public opinion। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने पिछले ऑर्डर्स में कहा है कि ये जो लॉ है इट इज नॉट टू प्रोटेक्ट जजेस जो क्रिटिसिज्म नहीं सह पाते, जो बहुत सेंसिटिव हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज बीन वेरी लिबरल, अपना क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना आता है कोर्ट्स को। और सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपीटेडली मेंशन किया है डिफरेंट केसेस में कि जजेस को बचाने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नहीं है, जुडिशरी की रिस्पेक्ट को, अथॉरिटी को बचाने के लिए है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की अमेंडमेंट ने भी ऐसी एक चीज मेंशन की। 2006 में इस एक्ट को अमेंड किया गया एंड इट वाज क्लैरिफाइड दैट कोर्ट may punish for contempt only when it finds the speech
is or tends to be substantially interfering with the due course of justice. सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस करने की कोशिश कर रही है उसमें अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की है किसी ने जो इस प्रोसेस ऑफ ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस को ही इंटरफेयर कर रहा है, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसा कानून में भी लिख दिया गया। हाउएवर एक्सपीरियंस ये बताता है कि कोर्ट्स दे हैव रेड द प्रोविजन टू मेक स्कैंडलाइजिंग और टेंडिंग टू स्कैंडलाइज अथॉरिटी ऑफ कोर्ट itself a punishable offense regardless of whether it causes obstruction of justice। तो कुछ चीफ जस्टिसेस और कुछ जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऐसे भी रहे हैं जो इन चीजों को, जो इस अमेंडमेंट में कहा गया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में कहा, उसको नहीं मानते और इस प्रोविजन जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की पिटीशन लगी थी उसके तहत भी लोगों को पनिश कर देते हैं। नाउ ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब ये आर्टिकल बनाए, 129 आर्टिकल बनाया, सुप्रीम कोर्ट को पावर दी अपना कंटेम्प्ट पनिश करने के लिए, इट वाज टू एड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ताकि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कर सके, इसमें कोई बाधा ना आए, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। इस चीज के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट्स को दी गई थी, नॉट दैट दे डोंट टेक एनी क्रिटिसिज्म। अब प्रशांत भूषण को इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्टी कर दिया गया करार एंड ही वाज आस्क्ड दैट ही शुड अपोलोजाइज। ऐसा क्यों कहा गया, इसकी भी एक प्रोविजन है एक्ट के अंदर, बट अल्टीमेटली उन्होंने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आई फील फॉर व्हाट आई हैव सेड, मेरी कॉन्शियंस, मेरा जमीर जो है वो जो मानता है बात मैंने वही बोली है और अब मैं झूठी माफी नहीं मांगूंगा। एंड सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली उनके ऊपर ₹1 का फाइन लगाना पड़ा, बिकॉज इतने सीनियर लॉयर को आप जेल करोगे तो और बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने के लिए 2 ट्वीट्स जुडिशरी को थ्रेटन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। इंडियाज डेमोक्रेसी एंड उसके इंस्टीट्यूशंस दे आर वेरी स्ट्रांग। जनरली किन चीजों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, मेकिंग एलिगेशंस अगेंस्ट द जुडिशरी और इंडिविजुअल जजेस, attributing motives to judgments and judicial functioning, and any scurrilous attack on the conduct of judges are normally considered matters that scandalize the judiciary. Now this is based on the previous judgments that have been delivered by Supreme Courts and High Courts. अब क्या सजा दी जा सकती है contempt of court के लिए? It can be very simple punishment for a term of 6 months or a fine of up to ₹2,000. So बहुत harsh punishment नहीं है। एंड इन अ फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री किन चीजों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा ये भी बहुत क्लेरिफाइड है। फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और एनी फेयर क्रिटिसिज्म ऑन द मेरिट्स ऑफ अ जुडिशियल ऑर्डर आफ्टर अ केस इज हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो क्रिटिसिज्म करना अलाउड है किसी केस के ऊपर। अगर कोई ऑर्डर, कोई बंदा डिसएग्री करता है किसी जुडिशियल ऑर्डर से तो उसको क्रिटिसाइज, उसकी डिस्कशन करना बैन नहीं है। And this will not be considered as contempt of court. But for many years, truth was the defense against contempt of court. अगर आप सच बोल रहे हो तो उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, चाहे वो कितनी भी हार्श बात हो। अब ऐसे जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस स्टार्ट कर लेगी तो एक इंप्रेशन ऐसा भी बन गया among some people that judiciary is trying to hide any misconduct among its individual members in the name of protecting the image of institution. मान लो अगर कोई जज करप्शन कर रहा है and somebody is very well aware that some bribery or something, some misconduct has happened for sure, तो क्या वो बोल नहीं सकता? अगर वो बोलेगा तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्टार्ट कर देगा कि सुप्रीम कोर्ट की इमेज खराब हो गई। तो 2006 की अमेंडमेंट में एक और चीज इंट्रोड्यूस की गई, दैट वाज ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ समथिंग हैज बीन डन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये भी कहा जा सकता है कि प्रशांत भूषण को क्या पड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म अच्छी हो जाए, माइग्रेंट लेबरर्स के केस जो हैं वो जल्दी से लिए जाएं इन स्पाइट ऑफ द लॉकडाउन। सो दिस वाज आल्सो पब्लिक इंटरेस्ट। सो ऑलरेडी 2006 में ऐसी अमेंडमेंट कर दी गई है कि ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस कंसिडर किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रशांत भूषण ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस उठाए। उन्होंने कहा कि जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सारा डिबेट है, सारा इशू है, इसके ऊपर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो क्या क्वेश्चंस हैं? द मोस्ट क्रूशियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इज वेदर एक्सप्रेसिंग बोनाफाइड ओपिनियन about the extent of corruption in any section of the judiciary would amount to contempt of court.
प्रशांत भूषण पे जो 2009 वाला केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, इट वाज रिलेटेड टू समथिंग दैट प्रशांत भूषण एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू करप्शन इन जुडिशरी। तो उन्होंने कहा कि जुडिशरी के अंदर करप्शन है, इस बात के ऊपर उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो गया था। नाउ ही हैज रेज्ड सम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू दिस थिंग इटसेल्फ। अब करप्शन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने डिसीजन इन द केस रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एएम भट्टाचार्य जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रोसीजर रेकमेंड किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी लॉयर को ऐसी बात पता चलती है कि कोई जस्टिस, कोई जज ब्राइबरी कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो वो उस कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाके इन्फॉर्म करें विद प्राइमा फेसी एविडेंस, कुछ एविडेंस जो इस चीज को सब्सटेंशिएट करता है, इसको क्रेडिबिलिटी देता है। लेकिन अगर कोई लॉयर ऐसा ना करे तो क्या उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्टार्ट हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो ये चीज कॉन्ट्ररी होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के। Why? Because Contempt of Court 1971 it recognizes truth as a defense in the cases। तो अगर ये बात सच्ची है तो इस चीज के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड प्रशांत भूषण ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस उठाए हैं, ही सेइंग दैट वेदर द कंटेम्नर जिसके ऊपर केस चलाया गया है उसको प्रूव करने हैं एलिगेशन और रिमार्क ऑन करप्शन। तो अगर किसी जज के ऊपर रिश्वत लेने की बात किसी लॉयर को पता चली और उसने ऐसा मीडिया में या कहीं पे भी एक्सप्रेस कर दिया, उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस स्टार्ट हो जाएगा। तो इन एलिगेशंस को प्रूव कौन करेगा? कंटेम्नर करेगा या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करेगी, जिसका ये काम है असल में। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से माफी मांगने के लिए कहा। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा सेक्शन 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का ये कहता है दैट प्रोवाइडेड द एक्यूज्ड may be discharged or punishment awarded may be remitted on apology being made to the satisfaction of the court। अगर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ले जिसके ऊपर ये केस चल रहा है या फिर जिसको पनिशमेंट मिल चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे छोड़ देगा सेक्शन 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत। सो दिस वाज एवरीथिंग दैट यू नीडेड टू नो फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू दैट वाज इन न्यूज। If you have read all the editorials related to this, you must have realized that this is a kind of note making and summing up of the issue and revision for you. Next issue related to the security of India. इंडिया की सबसे पुरानी इंसर्जेंसी जो चल रही है दैट इज इन नागालैंड। नागा इंसर्जेंसी करंट में क्यों है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे बड़े नागा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मूविया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था 2015 में। अब 2020 में इस सबसे बड़े नागा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने नागालैंड के गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नागालैंड की इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बात करने के लिए इंटरलॉक्यूटर हैं मिस्टर RN रवि, उनके रिमूवल की डिमांड की गई है। सो NSCN-IM दे आर डिमांडिंग रिमूवल ऑफ नागालैंड गवर्नर RN रवि। ही इज एन IPS ऑफिसर। ये एक IPS ऑफिसर हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काफी साल तक काम कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसा क्या हो गया कि गवर्नर से इतनी नाराजगी इस ग्रुप को हो गई? नागालैंड के गवर्नर ने नागालैंड के चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कुछ नागा ग्रुप्स को आर्म्ड गैंग्स कहा, आर्म्ड गैंग्स हु आर रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट्स। और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मूविया को इस चीज से बहुत ज्यादा परेशानी हुई कि उनको आर्म्ड गैंग्स कहा जा रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नर, उनके नजरिए से तो ये आर्म्ड गैंग्स हैं, ये इंसर्जेंट्स हैं, लेकिन नागा ग्रुप्स अपने आप को ऐसा नहीं मानते। वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं, वहां पे एक पैरेलल सरकार चलाते हैं। NSCN-IM इस टाइम पे सबसे बड़ा नागा ग्रुप है। इसके अलावा बहुत सारे नागा ग्रुप्स हैं। ऐसे 7 नागा ग्रुप्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस नागालैंड की, उन्होंने मिलकर एक ग्रुपिंग बना रखी है दैट इज नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट सभी नागा रिप्रेजेंटेटिव से बात करना चाहती हैं, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन से वो बात नहीं करेंगी। लेकिन जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो इस सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही साइन हुआ था। NSCN-IM ने एक और इल्जाम, एलिगेशन लगाया है गवर्नर रवि पे। NSCN हैज सेड कि जो 2015 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसकी डिटेल्स गवर्नमेंट ने कभी भी शेयर नहीं की थी पब्लिकली, उसमें से कुछ वर्ड्स को हटा लिया गया है। एंड दिस इंसर्जेंट ग्रुप दे आर सेइंग दैट द एग्रीमेंट इट इंडिकेटेड अ सेटलमेंट आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान से बाहर रहते हुए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ऐसा NSCN-IM का कहना है।
बिटवीन टू सॉवरन पावर्स, दो आजाद मुल्कों के बीच में ये साइन हुआ था। ऑब्वियसली भारत सरकार इस चीज पे एग्री नहीं करेगी। तो गवर्नर ने ये कहा कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ था दैट वाज इन फैक्ट एन एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनएससी एंड आईएम। तो गवर्नर का कहना है कि उन्होंने भारतीय संविधान को एक्सेप्ट कर लिया था, और इस इंसर्जेंट ग्रुप का कहना है कि जो एग्रीमेंट हुआ था दैट वाज आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस परव्यू, और वो हुआ था दो सॉवरेन पावर्स के बीच में। नाउ व्हाट आर दीज नागा ग्रुप्स फाइटिंग फॉर? इनकी डिमांड क्या है या क्या थी? दे आर फाइटिंग फॉर अ ग्रेटर नागालिम, एक अलग देश, ग्रेटर नागालिम, दैट विल बी अ होमलैंड फॉर ऑल द नागा इनहैबिटेड एरियाज इन नागालैंड एंड बियॉन्ड। तो ग्रेटर नागालैंड जो है, जो विजन है इन नागा ग्रुप्स की, उसमें सिर्फ नागालैंड स्टेट नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे नागा एरियाज हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कवर करते हैं। इनफैक्ट म्यांमार में भी कुछ एरियाज हैं जो ग्रेटर नागालैंड का हिस्सा है एज पर द विजन ऑफ दीज ग्रुप्स। और इस चीज की वजह से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, जिनको नहीं पता कि क्या एग्रीमेंट में दोनों साइड्स ने साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएससीएन के साथ, कहीं उनकी टेरिटरी ना ले ली जाए, उनकी स्टेट्स खतरे में ना आ जाए। तो ऐसा एक कंसर्न नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के बीच में है। नाउ दिस इशू इट इज वेरी ओल्ड, it dates back to the colonial era, and Nagas, they are not a single tribe. Nagas, it is an ethnic community, और different tribes Naga ethnicity को belong करती हैं, and they live in the state of Nagaland and the neighboring states as well as neighboring countries like Myanmar. तो ये issue start कैसे हुआ? When British they annexed Assam in 1826, तब से ये issue start हुआ। They created a separate area that was Naga Hills district, और कॉलोनियल रूल के टाइम पे ही नागा नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हुई। नागाज अपने आप को एक अलग देश बनाने की कोशिश स्टार्ट करने लगे, और नागा नेशनलिज्म की ये कोशिश इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भी जारी रही। एंड इवन व्हेन द नागालैंड स्टेट, अ सेपरेट स्टेट वाज गिवन टू द नागास, इवन आफ्टर दैट द विजन ऑफ ग्रेटर नागालैंड कंटिन्यूज। और इसी वजह से नागालैंड में और आसपास के एरियाज में, म्यांमार में इंसर्जेंसी चल रही है। दे हैव पिक्ड अप वेपन्स एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। Thousands of people have died, including civilians, forces, and the Naga insurgents as well. Naga nationalism or Naga resistance, it started in an organized way in 1918, जब एक नागा क्लब बनाया गया था। 1929 में जब साइमन कमीशन इंडिया में थी, तो इस क्लब ने साइमन कमीशन को साफ तौर से बता दिया था that they want Britishers or anybody else to leave them alone to determine for themselves as they did in the ancient times in their own Naga traditional manners. तो ये नहीं चाहते कि कोई भी एक्सटर्नल पावर इनके एरियाज में इंटरफेयर करे, ये अपने तरीके से अपनी चीज़ों को डिसाइड करना चाहते हैं। तो 1918 में नागा क्लब बनने के बाद 1946 में AZ फीजो की लीडरशिप में एक नागा नेशनल काउंसिल बनाई गई, एंड इस काउंसिल ने 14 अगस्त 1947 को नागा इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली, अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया। एंड इन 1951 दे क्लेम दैट इन्होंने एक रेफरेंडम भी करवा लिया जिसमें ज़्यादातर लोगों ने एक इंडिपेंडेंट नागा स्टेट के हक में वोट दी है। दिस इज व्हाट नागा नेशनल काउंसिल अंडर AZ फीजो सेड। अब इंडिया इनकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। एंड 1950 के डेकेड में इन्होंने हथियार उठा लिए एंड दे वेंट अंडरग्राउंड, और ये इंसर्जेंट्स बन गए। इन्होंने इंडियन स्टेट के खिलाफ इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी ऑफ इंडिया। अब नागा नेशनल काउंसिल के अलग हिस्से हो गए। देयर वाज अ स्प्लिट इन 1975 एंड वहां से इमर्ज हुआ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। 1988 में इस ऑर्गेनाइजेशन के भी दो हिस्से हो गए। वन ऑफ देम वाज लेड बाय खापलांग, अ पर्सन, and second was led by two people. One was Isak and second was Movia. 1988 में ये दोनों organizations they have come into existence already. अब ये split 1975 के split का एक reason था, वो था एक peace accord जो साइन किया गया शिलोंग में, जिसमें नागा नेशनल काउंसिल की लीडरशिप ने हथियार छोड़ देने की बात एग्री की। लेकिन जो लोग इस एग्रीमेंट से, इस पीस अकॉर्ड से सहमत नहीं थे, उन्होंने अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना ली, और यही लोग थे इसक, मोविया और खापलांग। सो दीज लीडर्स दे हैव कंटिन्यूड इंसर्जेंसी
अब 1997 में NSCN IM जो दो फैक्शंस थे उनमें से एक फैक्शन ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया और इंडियन फोर्सेस ने और NSCN IM के इंसर्जेंट्स ने एक दूसरे को अटैक करना बंद कर दिया. So that was what was agreed in the ceasefire in 1997 और फाइनली 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया NSCN IM के साथ. अब जो NSCN खापलांग था वो इस किसी भी एग्रीमेंट में वो हिस्सा नहीं है एंड दे हैव कंटिन्यूड द वायलेंट इंसर्जेंसी अगेंस्ट इंडिया. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस एग्रीमेंट के बाद 2015 के एग्रीमेंट के बाद कहा दैट इट इज अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट टुवर्ड्स सेटलिंग द ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी इन इंडिया. अब इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बाद फाइनल एग्रीमेंट साइन करने के लिए पीस टॉक स्टार्ट हो गई. 2017 में भारत सरकार ने बाकी जो छोटे नागा ग्रुप्स थे उनसे भी बात करने की कोशिश की और एक नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स इस नाम का एक ग्रुप बनाया गया. आफ्टर 2015 एग्रीमेंट इसक डाइड एंड मूविया इज द ओनली सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ अभी बातचीत चल रही है. द लीडर ऑफ NSCN खापलांग ही डाइड इन 2018. अब कुछ कंटेंशियस इश्यूज हैं, हालांकि कंप्लीट डिटेल्स इस डील की नहीं बाहर आई हैं, बट कुछ कंटेंशियस इश्यूज हैं दैट इज सेपरेट नागा फ्लैग एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो खासकर NSCN IM की डिमांड है. बाकी नागा ग्रुप्स की इतनी ज्यादा एक्सट्रीम डिमांड्स नहीं है कोई भी एंड दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन. इस चीज के ऊपर इस एग्रीमेंट की सक्सेस जो है वो थ्रेटन हो सकती है. इसके अलावा अब गवर्नर के साथ NSCN IM ने एक और इशू स्टार्ट कर लिया है, एक कन्फ्रंटेशन स्टार्ट कर ली है. So we will keep following what happens in this extremely important issue. Moving on to the next thing that was being discussed in the editorials and newspapers, that is US presidential elections. तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ मेजर इसमें नहीं हुआ है. Joe Biden has been accepted by the Democratic Party as their candidate और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके जो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप. द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन अमेरिका दिस हैज टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर द इलेक्शन. सो हर प्रेसिडेंट अपने वाइस प्रेसिडेंट की भी साथ में ही डिक्लेरेशन करता है और कमला हैरिस फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर एंड फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू रन फॉर वाइस प्रेसिडेंट. शी इज द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर जो बिडेन एंड शी इज हाफ इंडियन बाय डिसेंट. तो इनके रूट्स चेन्नई से हैं. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको करने वाली है, हाउ इज यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड. सो द लिंक ऑफ द वीडियो दैट वाज मेड ऑन दिस टॉपिक इट इज इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का सारा प्रोसीजर समझ सकते हो. दिस इज अ वेरी क्लियरली मेंशन्ड टॉपिक इन योर सिलेबस. जीएस पेपर 2 में देयर इज अ पॉइंट कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज. सो नाउ इट इज गोइंग टू बी इन करंट. So if you don't know how the president in America is elected, for how many years he or she is elected, so you should see this video. Next important thing was a draft policy, and this was a draft defense production and export promotion policy. Now this belongs to GS paper 3 relating to India's security or economy because this policy aims to boost Make in India for defense. So let us see what are the points क्या इस पॉलिसी ने प्रपोज किया है, बिकॉज ये एक फाइनल पॉलिसी नहीं है, इट इज अ ड्राफ्ट पॉलिसी. द पॉलिसी एम्स टू अचीव मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर ऑफ $25 बिलियन इन एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज. इन चीजों में इंडिया बहुत ज्यादा लैग करता है. वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज लाइक यूएस, फ्रांस, रशिया, इजराइल फॉर आवर डिफेंस इंपोर्ट्स एंड दैट इज व्हाई दिस पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. This policy is also going to aim doubling of domestic procurement from 7,000 crores presently to 1,40,000 crores by 2025. इंडिया अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. इंपोर्ट्स को तो कम करने की करेगा ही, एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा थ्रू द डिफेंस अटैचेस. जो इंडिया के डिफेंस अटैचेस हैं दूसरी कंट्रीज में, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड सो ऑन, and government to government agreements with other countries. अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हुए इंडिया एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाएगा और इसमें डिफरेंट सर्विसेज लाइक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फॉर एस्टिमेशन ऑफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट्स, ताकि प्रोजेक्ट्स डिले ना हो, रियलिस्टिक एस्टिमेशन हो. डिले होने की वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए.
इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेल बनाया जाएगा। वाई? टू मूव अलोंग फ्रॉम लाइसेंस प्रोडक्शन टू डिजाइन, डेवलप एंड प्रोड्यूस इंडिजीनियसली। अभी तक इंडिया जो है या तो इंपोर्ट करता है, सेकेंडली व्हाट इंडिया डज इज इट गेट्स लाइसेंस टू प्रोडक्ट। अब इसमें इंडिया डिजाइन नहीं करता, डेवलप नहीं करता, बिकॉज उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं होती है, एंड एज अ रिजल्ट इंडिजीनियस प्रोडक्शन जो है डिफेंस सेक्टर में वो बहुत कम है। The technology assessment cell, it is also going to assess India's capability to produce major systems like armored vehicles, submarines, fighter aircrafts, helicopters, radars, etc. within the country. एक नेगेटिव लिस्ट ऑफ वेपन्स बनाई जाएगी, ऐसा इस ड्राफ्ट पॉलिसी ने कहा, जिनका इंपोर्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको इंडिजीनियसली ही प्रोड्यूस किया जाएगा। अगला टॉपिक रिलेटेड है जीएस पेपर 2 से, इंटरनेशनल रिलेशन से, क्योंकि देयर इज अ पॉइंट मेंशन्ड इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स, इंडियन डायस्पोरा। सो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया। उसमें क्या डिसीजन लिया? उन्होंने डिसीजन लिया कि फेडरल एजेंसीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं अमेरिका में, वो अब फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगी। दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन वर्कर्स। Now this can impact lakhs of Indian IT professionals who mainly get this H-1B visa to go there. इससे पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पिछले महीने, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ फ्रॉम द बिगेस्ट टेक जायंट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक फेसबुक, गूगल, अमेजॉन। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उसके लिए भी एक अलग से ऑर्डर पास कर दिया, साइन कर दिया। Now, why is Donald Trump doing this? Because politics of developed countries, that is, there is election in America, and Donald Trump, he wants to present himself as a protector of American jobs, कि अमेरिकन लोगों की नौकरियां बचाने के लिए he can do anything. इसके अलावा he has suspended L visas, H-2B visas, J visas. These are for different sections of people. For example, some visa is for the technical professionals and so on. अब H-1B वीजा जो न्यूज में है, what is that visa? It is a non-immigrant visa that allows US companies to employ foreign workers in jobs requiring technical or theoretical expertise. That is why बहुत सारे IT professionals इंडिया से अमेरिका में काम करने जाते हैं। This is also going to impact Chinese professionals because they, along with Indians, are the most number of people getting H-1B visas. The people who are already in America on these visas, they can also get impacted because इनको नौकरियां देने पे ही restriction लगा दी है डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने। But it is not going to impact the PR holders, the people who are of Indian descent but who have got PR in America now. PR is the permanent residence. So people who have become permanent residents in America, they don't need to get renewals or they don't need to get these visas. Donald Trump has issued a statement and he has said that these steps are going to combat employers' misuse of H-1B visas, which were never intended to replace qualified American workers with low-cost foreign labor. तो उनका ये कहना है H-1B visas इसलिए निकाले गए थे ताकि अगर कोई skilled person अमेरिका में ना मिल पाए, उसको किसी और देश से लाया जा सके to give jobs, so that वो काम हो सके। ऐसा नहीं था कि अमेरिकन लेबरर्स, अमेरिकन वर्कर्स ज्यादा सैलरीज लेते हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए लो पेइंग कंट्रीज से, जहां पे लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वहां से लेबरर्स लाने के लिए ये पॉलिसी, ये वीजा नहीं था। ऑल्सो इन द न्यूज वॉज दिस पॉलिसी दैट वॉज लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। दे लॉन्च देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल और द ई व्हीकल पॉलिसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनवायरमेंट सेक्शन, फॉर द इकोनॉमी सेक्शन, and this can become a model for rest of the country as well because सभी कंट्रीज, सभी स्टेट्स ये कोशिश कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांजिशन की जाए, लीविंग बिहाइंड द पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स। सो लेट अस सी इस पॉलिसी में क्या कुछ कहा गया है। द एम ऑफ दिस पॉलिसी इज टू बूस्ट इकोनॉमी एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इंडस्ट्री एक सनशाइन इंडस्ट्री है, इसमें काफी जॉब्स जनरेट करने की भी अपॉर्चुनिटी है स्टेट्स और कंट्रीज के पास। दिल्ली गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द पीपल हु आर गोइंग टू परचेज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दिल्ली, इट विल बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन 5 years इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऐसा कहना है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का। नाउ गवर्नमेंट वांट्स कि 2024 तक
25% नए व्हीकल्स जो खरीदे जाएं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। दैट इज द एम ऑफ दिस पॉलिसी। Presently, the percentage stands at 0.2% of the total vehicles. इस पॉलिसी में सभी टू व्हीलर्स, ऑटो रिक्शाज, ई रिक्शाज, फ्रेट व्हीकल्स लेने वालों को सब्सिडी दी जाएगी 30,000 रुपए तक की। एंड फॉर परचेजिंग इलेक्ट्रिक कार्स 1.5 लाख कैन बी द सब्सिडी। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है फेम इंडिया स्कीम। दिल्ली गवर्नमेंट इसके एडिशन में इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। सो किसी व्यक्ति को फेम इंडिया स्कीम से अगर कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट उससे ज्यादा कुछ बढ़ के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने के लिए लो इंटरेस्ट रेट्स पे ईएमआईज प्रोवाइड की जाएंगी। देयर विल बी नो रजिस्ट्रेशन फी और रोड टैक्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप 200 चार्जिंग स्टेशंस इन अ ईयर। ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और ट्रांजिशन करने का कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया के शहरों में, इंडिया के गाँव में। तो दिल्ली सरकार ये स्टार्टिंग करेगी कि चार्जिंग स्टेशंस बनवाए जाएं। अदरवाइज पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय कार्स जिनको चार्जिंग करने में बहुत परेशानी हो। एक दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल सेटअप किया जाएगा एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ स्क्रैपिंग इंसेंटिव विल बी ऑफर्ड अंडर द पॉलिसी। सो अगर आप पुरानी नॉन इलेक्ट्रिक कार को एक्सचेंज करके एक नई कार ले रहे हो तो आपको एडिशनल स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। इन दिस न्यू सेक्टर देयर विल बी न्यू स्किल्स दैट विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज ये बैटरीज पे चलने वाली कार्स होंगी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पे चलने वाली कार्स होंगी। तो कुछ नए तरह की स्किल्स भी चाहिए होंगे इनकी चार्जिंग के लिए, इनकी रिपेयर के लिए। तो उसके लिए यूथ को ट्रेन किया जाएगा एंड द स्किल डेवलपमेंट विल बी डन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली। दैट वाज अ पॉलिसी दैट वाज लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट, राजपक्षास कमिंग बैक इन पावर इन श्रीलंका। श्रीलंका में इलेक्शंस हुए थे पार्लियामेंट के लिए जिसमें श्रीलंका पोदुजना पेरमुना ये पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से जीत गई। ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग द तमिल पार्टीज, इन सब की बहुत बुरी हालत हो गई इस इलेक्शन में। SLPP पार्टी इज लेड बाय द राजपक्सा फैमिली और इनको इतनी बड़ी सपोर्ट क्यों मिली? बिकॉज ऑलरेडी महिंदा राजपक्सा प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड ही इज क्रेडिटेड विद एंडिंग द सिविल वॉर इन श्रीलंका। तो तमिल टाइगर्स के साथ जो फाइनल सिविल वॉर खत्म हुई थी श्रीलंका में वो महिंदा राजपक्सा जब प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे हुई थी एंड दिस फैमिली वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट रूल। सो वन ऑफ द ब्रदर वाज अ डिफेंस मिनिस्टर एंड सो ऑन। सो रीजंस आर फेलियर ऑफ द प्रीवियस कोलिशन गवर्नमेंट। पिछली जो सरकार बनी थी राजपक्सास के लास्ट टाइम हार जाने के बाद वो बहुत बुरी परफॉर्मेंस देके गई और राजपक्सा फैमिली ने एक नई पार्टी बना ली। And presently, during the regime of this government, there was a lot of slowdown in Sri Lankan economy. So लोग बहुत परेशान थे and they wanted to bring back into power the strong man Rajapaksa, जिसने पहले भी सिविल वॉर खत्म की थी तो कुछ करके दिखाया था। He is a performer. राजपक्सास के जाने के बाद जो सरकार थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी और वो आपस में लड़ते रहे। Now what is a concern for India? What can be the concern for India? Rajapaksas जब पिछली बार प्रेसिडेंट थे and this family was ruling Sri Lanka, they became very close to China और चाइना इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है साउथ एशियन नेबर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस करके, उनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करके। तो श्रीलंका में काफी सक्सेसफुली वो कर पाया था चाइना और चीजें यहां तक आ गई थी कि चाइनीज सबमरीन श्रीलंका में आती थी और ये इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात थी, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। और जब इंडिया का जो नेबरहुड है जो अभी तक इंडिया की ज्यादा बात मानता है, जहां का लीडर इंडिया है एंड दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंडियाज बैकग्राउंड, यहाँ पे चाइना की इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा बढ़ जाना इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात थी। नाउ वी विल हैव टू सी कि इस रिजीम में राजपक्सास क्या करते हैं, क्या वो एक बैलेंस बना के रखेंगे इंडिया और चाइना के बीच में या दोबारा से प्रो चाइना टिल्ट उनकी हो जाएगी। हालांकि लास्ट टाइम जब राजपक्सा इलेक्शन हारे थे तो उन्होंने कहा था कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इलेक्शन डिफीट। सो ही नोज दैट इंडिया कैन रिएक्ट बैक इफ ही इज गेटिंग टू क्लोज टू चाइना। इंडिया का एक और कंसर्न है श्रीलंका में, दैट इज गिविंग मोर पावर्स टू द तमिल्स। देयर वाज अ सिविल वॉर जिसमें इंडिया बहुत एंगेज हो गया था। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वेंट टू श्रीलंका एंड काफी इंडियन सोल्जर्स वहां पे मारे गए थे। तो वहां के तमिलियंस की सेफ्टी, दोबारा से सिविल वॉर ना हो, दोबारा से मेजॉरिटेरियनिज्म तमिल्स को परेशान ना करे, ये भी इंडिया का एक कंसर्न रहता है। सो डेवोल्यूशन ऑफ पावर इज व्हाट इंडिया वांट्स कि ज्यादा पावर्स प्रोविंसेस को दी जाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
कम पावर हो, एटलीस्ट जो तमिल प्रोविंसेस हैं, तमिल लोग हैं, उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाए। ऐसा इंडिया कोशिश करता है एज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स बिटवीन मेजॉरिटी सिन्हालीज इन श्रीलंका एंड माइनॉरिटी तमिल्स। तो पिछली सरकार ने क्या किया था, उन्होंने एक प्रेसिडेंट के 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट बनने पर रोक लगा दी थी। दैट इज ऑल्सो अ केस इन अमेरिका। इवन इन अमेरिका 2 बार से ज्यादा कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, बिकॉज इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल, और अगर उसकी नंबर ऑफ टर्म्स पे एक लिमिट नहीं होगी तो हो सकता है वो डिक्टेटर बन जाए। तो ऐसी अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज दोबारा से श्रीलंका में ना आए, तो पिछली सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए थे। नाउ राजपक्सास आर बैक एंड दे आर गोइंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन। ऐसा इनका इलेक्शन प्रॉमिस था, तो ये ऐसा करेंगे। एंड प्रीवियस राजपक्सा regime they got too close to China. So these are some of the concerns that you should be aware of. एंड इस पे कुछ एडिटोरियल्स आर्टिकल्स लिखे गए थे, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इन दिस वीडियो। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू अ मेजर डेवलपमेंट दैट हैपेंड इन मिडल ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। इट इज वन एंड द सेम थिंग। इन दिस डेवलपमेंट UAE, that is an Arab country, they have signed a historical deal with Israel, that is a Jewish country. If you don't know the history of Israel, द क्रिएशन ऑफ इजराइल, और कैसे ये सभी अरब कंट्रीज कॉन्स्टेंटली इजराइल को खत्म करने के लिए उसके खिलाफ वॉर्स करती रही हैं। द लिंक ऑफ द वीडियो ऑफ हिस्ट्री ऑफ इजराइल पैलेस्टीन इशू, दैट इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ दिस डील इज वेरी हिस्टोरिक, रीजन बीइंग UAE थर्ड अरब स्टेट है और गल्फ रीजन में फर्स्ट अरब स्टेट है जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश किए हैं। दिस मीन्स इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया है। सो दिस इज द फर्स्ट गल्फ अरब स्टेट्स। गल्फ अरब स्टेट्स आर द स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन एंड अराउंड पर्शियन गल्फ। इस डील के बदले में, यानी अपने आप को एज अ देश रिकॉग्नाइज करवाने के बदले में, इजराइल ने क्या किया है, दे हैव प्रॉमिस्ड कि जो पैलेस्टीनियन लोगों की जमीनें ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू अनेक्स देम फॉर सम टाइम। सो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इजराइल ने कहा है दैट दे आर गोइंग टू स्टॉप annexation ऑफ ऑक्यूपाइड लैंड ऑक्यूपाइड बाय देम sought by Palestinians for their future state। तो ये आपको हिस्ट्री में समझ में आएगा कि क्या इशू है, व्हाट इज हैपनिंग। US, UAE एंड इजराइल दे इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट। यूएस ने आर्बिट्रेशन करवाई, यूएस की वजह से ही ये डील हो पाई है। यूएस इज हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज इंक्लूडिंग UAE एज वेल एज इजराइल, तो इसलिए यूएस ये डील करवाने में लीड कर रहा था। UAE in return, UAE is going to recognize Israel. This trilateral agreement is known as Abraham Accords. अब कुछ कंट्रीज के इंटरेस्ट इससे हार्म होते हैं, दैट इज पैलेस्टीन जिसकी एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन में है, टर्की, ईरान, इन कंट्रीज ने इस डील को क्रिटिसाइज किया। Now foreign policy experts, they believe that most of the Arab states, they are already having ties with Israel, but secretly. अब कुछ कंट्रीज हैं जो ओपन अप कर रही हैं एंड दे आर कमिंग आउट पब्लिकली। और ये भी एक चीज है कि इट हैज बिकम अ नेसेसिटी टू हैव गुड टाइज विद इजराइल। सम ऑफ द गल्फ अरब स्टेट्स एंड इवन द नॉन गल्फ अरब स्टेट्स, जो अरब कंट्रीज हैं, उनको ऐसा लगता है कि ईरान को काउंटर करने के लिए, ईरान दैट इज द बिगर एनिमी फॉर दीज कंट्रीज, दीज अरब कंट्रीज, देन इजराइल इज। तो ईरान को काउंटर करने के लिए इन अरब कंट्रीज को लगता है कि उन्हें इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए, बिकॉज इजराइल इज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन द मिडल ईस्ट दैट इज इन अ पोजीशन टू काउंटर ईरान। और ये एक ऐसा एरिया है जिसमें USA, UAE, इजराइल, इन सब के इंटरेस्ट एक जैसे हैं। ईरान को वीक रखना, ईरान को बहुत ज्यादा पावरफुल ना होने देना, एंड दैट इज वाई ये डील पॉसिबल भी हो पाई है। सो इन अ वे वी कैन से दैट most of the Arab countries, they have started abandoning Palestine issue, जिनके साथ वो शुरू से खड़े रहे थे, because Palestinian people are also Arab people. Moving on to the next issue, 15th of August, Independence Day को प्राइम मिनिस्टर जो स्पीच करते हैं लाल किले से, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसमें कुछ ऐसी चीजें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेंशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। द फर्स्ट वन इज द लॉन्च ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर एक इंडियन सिटीजन की एक डिजिटल हेल्थ आईडी होगी जिसके अंदर उसे क्या डिजीजेस हैं या रह चुके हैं, कौन से डॉक्टर से उसने इलाज करवाया है, क्या मेडिसिन ली हैं, क्या बैकग्राउंड है, मेडिकल प्रोसीजर्स क्या फॉलो किए गए थे, ये सभी चीजें उस डिजिटल आईडी के अंदर स्टोर हो जाएंगी। एंड नेशनल हेल्थ आईडी सिस्टम विल बी क्रिएटेड। एवरी हेल्थ आईडी विल बी लिंक्ड टू अ
हेल्थ डाटा कंसेंट मैनेजर, क्योंकि एक पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा इस सिस्टम के अंदर, तो उसके कंसेंट के बिना ऐसा नहीं किया जाएगा. सो देयर विल बी अ हेल्थ डाटा कंसेंट मैनेजर टू टेक दैट पर्सन्स कंसेंट. उनकी परमिशन के साथ ही इस सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा. नाउ सच अ मिशन, सच अ विजन वाज पार्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी दैट वाज पास्ड इन 2017. 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी में एक ऐसा आइडिया था जिसको अब एग्जीक्यूट किया गया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के थ्रू. Different healthcare providers are going to be linked to this system, like the hospitals, clinics, labs, doctors, insurance companies, pharmacists. All these people will become part of a single system, जिससे सभी इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हर एक सिटीजन को मिल जाए, डॉक्टर्स को मिल जाए, गवर्नमेंट को भी मिल जाए. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वॉलंटरी प्रोग्राम. किसी से भी जबरदस्ती इस डाटा का हिस्सा बनने के लिए नहीं कहा जाएगा. ये कंप्लीटली वॉलंटरी होगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया. And this National Digital Health Mission is going to be a part of an already launched scheme, that is Prime Minister Jan Arogya Yojana. इस मिशन को इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, दैट इज इन ऑफिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इन हिज स्पीच, प्राइम मिनिस्टर आल्सो सेड that 5 crore sanitary napkins at ₹1 were distributed through the Jan Aushadhi Kendras. These are the Kendras or the stores which provide generic medicine at a very affordable rates to people. तो यहाँ से सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. 5 करोड़ नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और ₹1 में किए गए, बिकॉज द रूरल वुमेन और द वुमेन बिलोंगिंग टू द underprivileged sections of population, they are not able to afford the sanitary napkins which are branded and they are very expensive. Prime Minister also told that optical fiber program has been extended to over 6 lakh villages. प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बताया कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क है, उसको आने वाले 100 दिनों में 6 लाख विलेजेस तक ले जाया जाएगा. एज एजुकेशन एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज गॉन डिजिटल सिंस द लॉकडाउन एंड दिस पैंडेमिक. स्कूल्स नहीं खुले हैं, सो एजुकेशन और बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं जो डिजिटल हो गई हैं. And people who are not having internet, they are finding it very difficult to continue their education, shop online, order food online. So अगले 100 दिन के अंदर 6 लाख villages में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ले जाया जाएगा. इसके अलावा इंडिया के 1300 आइलैंड्स को डेवलप किया जाएगा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ऑन प्रायोरिटी. सो दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड इन इंडिपेंडेंस स्पीच. अपार्ट फ्रॉम दैट, The 173 districts of India जिनके borders किसी और country के साथ लगते हैं या फिर जिनके coastal borders हैं, they will have a force of nearly 1 lakh NCC cadets just to enhance security in these regions development. तो NCC cadets की मदद ली जाएगी, एक separate force बनाई जाएगी, 1 लाख NCC cadets होंगे उसमें, और ये border districts में होगा इंडिया के, सभी districts में ऐसा नहीं होगा. Then he talked about Make in India and Make for the World. These schemes were mentioned in his speech and he said human resources of India, especially the women, they are very important. और इसलिए एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया जिसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स लिखे गए, डिस्कशन स्टार्ट हो गई है. गवर्नमेंट सेड दैट दे आर कंसिडरिंग टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, बिकॉज जब जल्दी शादियां हो जाती हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है छोटी एज में, टीन एज में, तो माल न्यूट्रिशन और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, द डेथ ऑफ मदर्स, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट जो 21 और 18 ईयर मैरिज की एज है लड़कों और लड़कियों के लिए रिस्पेक्टिवली, लड़कियों की एज को बढ़ा के उसको कितना करना है इसके बारे में रिकंसिडर कर रही है. फाइनल डिसीजन अभी गवर्नमेंट ने कोई भी नहीं दिया है. गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व एशियाटिक लॉयंस एंड गंजेटिक डॉल्फिन्स. ये दोनों थ्रेटेंड स्पीशीज हैं. सो द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट लाइक इंडिया हैज सक्सेसफुली रन प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, और उनकी पॉपुलेशन में काफी इंक्रीज आ चुका है, उसी तरीके से डॉल्फिन्स और एशियाटिक लॉयंस के लिए भी प्रोजेक्ट्स लेके आए जाएंगे. रिवर डॉल्फिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज फॉर इंडिया. इट इज अ फ्लैगशिप स्पीशीज, और जहां पे डॉल्फिन है दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी रिवराइन सिस्टम. तो उस रिवर का इकोसिस्टम हेल्दी है, वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स नहीं है, ऐसा इंडिकेशन मिल जाता है इफ देयर आर river dolphins in those rivers. The important fact here is that river dolphins, that is also India's national aquatic animal. The next major current affair is the setting up of National Recruitment Agency by Government of India.
गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब्स की सिलेक्शंस के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी और इस एजेंसी का नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाएगी सरकारी नौकरियां देने के लिए। इनिशियली स्टार्टिंग होगी 3 सेक्टर्स से: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, सो आईबीपीएस, रेलवे बोर्ड, एसएससी। इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जाम्स हैं वहां से स्टार्ट होगी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा बाय द एनआरए। ये भारत सरकार की 20 ऐसी एजेंसीज में से 3 एजेंसीज हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए लोगों को रिक्रूट करती हैं और इन तीनों को नई बनाई जाने वाली बॉडी एनआरए में इंक्लूड किया जाएगा। एनआरए 3 लेवल्स के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी फॉर नॉन टेक्निकल जॉब्स और ये 3 लेवल्स होंगे जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा 10th पास, 12th पास या फिर ग्रेजुएशन। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार होगा और स्टार्टिंग होगी 12 लैंग्वेजेस में। तो इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। साल में 2 बार होगा और एक बार आपने एग्जाम दे दिया, आप 6 महीने बाद दोबारा दे सकते हो, बट वैलिडिटी इस एग्जाम की रहेगी 3 साल तक के लिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी और रिपीटेडली अगर कोई एग्जाम दे रहा है, हाईएस्ट मार्क्स विल बी कंसिडर्ड टिल 3 years ऑफ दैट डेट ऑफ टेकिंग द एग्जाम। So exam can be taken multiple times and highest score is going to be considered for the next 3 years. एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट इसमें है कि एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो एज ऑफ नाउ जब भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं देयर आर वेरी फ्यू सेंटर्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं होता। गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि एनआरए इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंडक्ट करवाए ताकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल, ये सब करने में कोई भी परेशानी ना हो। नाउ दिस इज अ प्रपोजल इन द एडिटोरियल्स। वन ऑफ थिंग दैट वाज डिस्कस्ड दैट ये कितना सक्सेसफुल रहेगा ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट की कितनी डिजायर है कि वो वैकेंसीज जो हैं ऑलरेडी उसको फिल करे। क्रिएटिंग नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इज नॉट गोइंग टू गिव जॉब्स टू द यंगस्टर्स। जॉब्स कैसे मिलेंगी? अगर जो वैकेंसीज ऑलरेडी हैं जिनको भरा नहीं जाता उनको भरा जाएगा और जो नया सिस्टम होगा वो प्रेजेंट सिस्टम की तरह फ्लॉड नहीं होगा। एग्जाम्स लीक नहीं होंगे, रिजल्ट्स आने में 2-2, 3-3 साल की देरी नहीं होगी। सो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि ये जो नया प्रपोजल है ये कितना सक्सेसफुल है। नेक्स्ट इमर्जिंग टॉपिक इज द एफबी हेट पोस्ट कंट्रोवर्सी। बीजेपी के एक एमएलए, उन्होंने कुछ फेसबुक पे पोस्ट डाली हुई थी विच वो वेरी अग्रेसिव टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो फेसबुक को अपनी पॉलिसी के तहत उसको टेक डाउन करना था, उस प्रोफाइल को बंद कर देना था या फिर उस पोस्ट को डिलीट करना था, जो अक्सर फेसबुक सबके लिए करता है, सभी कंट्रीज में करता है। सो इट इज अ वेरी क्लियरली स्टेटेड पॉलिसी ऑफ फेसबुक that hate posts are not going to stay online. Those profiles will be banned as well. तो एक बीजेपी एमएलए का पेज था जहां से कुछ हेट स्पीच, हेट पोस्ट डाली जा रही थी और उसको रिमूव नहीं किया गया। नाउ वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है अमेरिका में, न्यूज़पेपर है, इन्होंने एक स्टोरी की जिससे ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि फेसबुक इग्नोर्ड हेट स्पीच बाय बीजेपी पॉलिटिशियंस टू सेव देयर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स इन इंडिया। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करती हैं, बिजनेसेस भी करते हैं, और इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और सबसे ज्यादा पैसे वाली पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, वो भी एडवर्टीजमेंट करती है। ऑब्वियसली फेसबुक के लिए बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट है ये, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फेसबुक और सभी सोशल मीडिया हाउसेस के ऊपर बहुत ज्यादा है कि ऐसी पॉलिसीज जो एक दूसरे के खिलाफ हेट बढ़ाएं, ऐसी उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके ना चीजें की जाए। लेकिन फेसबुक ने इग्नोर कर दिया क्योंकि बिजनेस ना हार्म हो जाए, और ऐसी चीज वॉल स्ट्रीट जर्नल को पता लग गई, उन्होंने अपनी स्टोरी कर दी। नाउ दिस वायलेटेड, दीज पोस्ट दे वायलेटेड फेसबुक्स पॉलिसीज एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा दैट देयर इज अ पर्सन, फेसबुक की एक एम्प्लॉई हैं, हर नेम इज मिस अनखी दास। शी इज अ पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर इन इंडिया एंड शी personally interfered to prevent the removal of these posts as she felt that इससे उनका बिजनेस जो है वो हार्म हो जाएगा। एंड आफ्टर द स्टोरी केम आउट इन पब्लिक, सम पीपल सेड दैट दिस इज इंटरफेरेंस इन इंडियन इलेक्शंस। अगर आप एक बड़ी पार्टी जो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू लेके आ रही है आपकी कंपनी के लिए, उसकी किसी भी तरीके की पोस्ट को इग्नोर कर दोगे, लेकिन किसी और पार्टी की जो एक छोटी इमर्जिंग रीजनल पार्टी है उसकी चीजों को, उसकी पोस्ट को हटा दिया जाएगा, उनके पेजेस को बैन कर दिया जाएगा, तो एक अनफेयर इलेक्शन हो जाएगा। फेसबुक or any other social media which is very powerful
it is going to create unfair ground for the elections in India, and that is harmful for India's democracy. Ab social media platforms, they have power to influence people, and if they are biased, like in this case, if this story is true, it is a very clear bias towards one party, और अगर वो ऐसा bias करते रहेंगे, वो democracy के लिए harmful है. This is not the first time that Facebook is controversy में है. इससे पहले भी there was a controversy related to American elections. इसमें क्या हुआ था? There was data from Facebook platforms that was used by a political consulting firm. Name of this firm was Cambridge Analytica. तो Facebook का इस्तेमाल करके इस फर्म ने वोटर्स का डाटा इकट्ठा किया और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को जिताने के लिए उसमें इन्फ्लुएंस किया. सो दिस इज हाउ अमेरिकन इलेक्शंस वर इन्फ्लुएंस्ड. अमेरिका के इलेक्शंस होने के काफी टाइम बाद इस स्टोरी के बारे में दुनिया को पता लगा और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी. अब इन सब के चलते, इस कंट्रोवर्सी के चलते, मिस्टर शशि थरूर, हु इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट्री पैनल ऑन आईटी, इन्होंने फेसबुक को समन किया है. Now this is an ongoing controversy. अभी कुछ latest developments भी इसमें पता लगी हैं. So we will see what happens to this issue in the next month. The last and very important issue is Madhya Pradesh government's reservation that is based on domicile. अपने लोगों को, मध्य प्रदेश के रेजिडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दी है मध्य प्रदेश सरकार ने. तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है? Is this the right way to end the problem of unemployment? So this is related to GS paper 2 as well as GS paper 3. क्या भारत के इतिहास में this is the first time some state government has given reservation in the jobs just on the basis of domicile, that is residence? The answer is no. इससे पहले भी कुछ इंडियन स्टेट्स ने ऐसी नेटिविस्ट टेंडेंसीज दिखाई हैं. दैट मीन्स जो नेटिव लोग हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए प्रेफरेंस इन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर जॉब्स. सो कुछ स्टेट्स ने तो ऐसे भी प्रपोजल्स दिए कि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी रिजर्वेशन कर देंगे. नाउ दिस थिंग, रिजर्विंग योर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द पीपल ऑफ ओनली योर स्टेट, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. हम देश को, डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट कम्युनिटीज को, कास्ट को जोड़ने की बात करते हैं, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन. बट हर एक स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने लोगों के लिए ऐसी प्रोटेक्शंस क्रिएट करने लग जाएंगे, एंड दिस विल नेवर एंड, देन गवर्नमेंट कैन से कि मेरे स्टेट के अंदर जमीन नहीं खरीद सकते. सभी स्टेट्स ऐसे कहना स्टार्ट कर देंगी, एंड देन दैट विल बी हार्मफुल फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया. प्लस इट इज अ वेरी इकोनॉमिकली अनवाइज डिसीजन एज वेल. व्हाई? इमेजिन देयर इज अ बिग स्टार्टअप दैट इज इन नोएडा और गुड़गांव, और वहां पे उनको स्किल्ड लोग चाहिए. हो सकता है हरियाणा स्टेट के या फिर उत्तर प्रदेश के सभी स्किल्ड लोग ना उनको पूरे हो पाए. So they can get good talent from anywhere in India. But if some state starts reserving jobs in the private sector as well for the people of that state, for the companies it will become problematic. ऐसा ही जब डोनाल्ड ट्रंप ने करने की कोशिश की है वीजास कैंसिल करके कि अमेरिकन को ही जॉब दी जाए, तो गूगल, फेसबुक, इन सभी टेक जायंट्स ने इसका क्रिटिसिज्म किया. सो ये चीजें इकोनॉमिकली वाइज नहीं है, ये कंपनीज के लिए मुश्किलें पैदा कर देती हैं, एंड हेंस इट विल क्रिएट a hostile environment for investment in that state. So investors ये देखेंगे जहां पे ऐसी restrictions नहीं होंगी, वहां पे जाके invest कर लेंगे. And this is not the right way to address the problem of jobs. The problem in India is not that people of other states are taking up the jobs in a particular state. It is that the jobs are very less. Job opportunities की कमी है. And the politicians and policy makers should be addressing this aspect. They should be working to increase the employment opportunities, the job opportunities, instead of doing these things. अब इसका constitutional aspect क्या है? This thing is against the fundamental right to equality. When Article 16 of the Constitution, it guarantees equal treatment under law in matters of public employment, and it also prohibits the state from discriminating on grounds of प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस. तो जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल ट्रीटमेंट की बात कॉन्स्टिट्यूशन ने की है, तो स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी की है. ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी स्टेट में है तो वहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो. प्लस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, दैट इज क्लियरली प्रोहिबिटेड इन द फंडामेंटल राइट्स. नाउ आर्टिकल 16(2) इट स्टेट्स दैट नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for
or discriminated against in respect or any employment or office under the state. So ये आपको ध्यान में रखना है Article 16 and Article 16 subsection 2. But as we discussed in the beginning of this video that there are some restrictions to every right. So restriction क्या है? Article 16(3) क्या बोल रहा है? It is saying, however, there can be an exception if Parliament makes a law prescribing a requirement of residence for jobs in a particular state. अब एक एक्सेप्शन क्रिएट की जा सकती है और ये पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर्स ऐसा नहीं कर सकती, बट अभी इस इशू में स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी चीज की है एंड दे डोंट हैव द पावर कॉन्स्टिट्यूशनली टू डू दैट, ओनली पार्लियामेंट हैज दैट। अब इंडिया की स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। देयर आर सम कंट्रीज इन विच यू हैव a national citizenship as well as a citizenship of your state, but India is having a common citizenship which gives citizens the liberty to move around freely in any part of the country. आप किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हो, काम कर सकते हो, वहां पे घर खरीद सकते हो। हालांकि इस चीज के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक ट्राइबल एरियाज जहां के कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, but otherwise as a general rule the common citizens of India they have complete liberty. And the requirement of a place of birth or residence, it cannot be one of the qualification eligibility for granting public employment in any state. अब इस exception को किस basis पे दिया जाएगा? Right to equality के लिए क्या exceptions हैं? The exceptions are, there are two aspects to these exceptions. One is non-discrimination among equals. जो equals हैं उनके लिए non-discrimination होगा. If people are not equal, say one belongs to a very backward category economically or socially and one is an upward caste or economically very powerful, so ये दोनों लोग equals नहीं हैं, so there can be discrimination when people are not equal, just to equalize them, and this is what we call affirmative action or positive discrimination to equalize the unequals. सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसे इन द पास्ट फैसले लिए हैं जिसमें अपनी स्टेट के लोगों को लिए रिजर्वेशन दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट रूल किया है. सो सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड अगेंस्ट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस. In 2002, Supreme Court invalidated appointment of government teachers in Rajasthan, in which the state selection board they gave preference to the applicants belonging to the district or rural areas of the district concerned. So अभी तो हम बात कर रहे हैं कि states अपने लोगों के लिए ऐसी जब भी चीज करते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है. राजस्थान में 2002 में क्या हुआ था, डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसा कर दिया गया that a person belonging to that very district will be given preference if the vacancy is for that district. So सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी इनवैलिडेट कर दिया. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट said we have no doubt that such a sweeping argument which has the overtones of parochialism, that means narrow-mindedness, is liable to be rejected on the plain terms of Article 16 subsection 2 and in the light of Article 16 subsection 3. ये दोनों articles आपने पढ़ लिए हैं. An argument of this nature flies in the face of the language of Article 16 subsection 2 and runs counter to our constitutional ethos founded on unity and integrity of the nation. So these are some of the points that you should note. A similar decision came from Allahabad High Court in 2019. Allahabad High Court, it struck down a recruitment notification by the UP Subordinate Service Selection Board which prescribed preference for women who are original residents of the UP alone. So अगर women reservation दी जाएगी, that is not unconstitutional because that is positive discrimination or affirmative action for the weaker section of India's population. But this preference is for women who are original residents of UP. तो Allahabad High Court ने इसको भी cancel कर दिया, strike down कर दिया. Now in the end, let us see how are the exceptions working. Exceptions क्या हैं, किन regions के लिए हैं? तो पार्लियामेंट ने जिसके पास इकलौती पावर है exceptions देने के लिए, उन्होंने आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को ही ऐसी exceptions allow की हैं. Now these are the areas or the states which have certain conditions which require protection of the culture, protection of the jobs of those people. Apart from this, Constitution has also provided certain protections or exceptions under Article 371.
आर्टिकल 370 के बारे में सबने सुना है इन द रीसेंट न्यूज. आर्टिकल 371 also gives some benefits to certain states. So Andhra Pradesh, for example, under section 371D has the powers to have direct recruitment of local cadre in specified areas. उत्तराखंड में क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉइज के लिए ऐसी रिजर्वेशन है लोकल्स के लिए. Now some states have been very innovative. उन्होंने आर्टिकल 16(2) की restrictions को तो respect किया है, but what they have done is they have gone around this. They have bypassed this section by using the language. So they have not said that we are going to reserve our jobs for the people who are domiciled in our state. What they have said is that if you want a job in our state, you will have to have the knowledge of regional language. So अगर आप पंजाब में नौकरी कर रहे हो, अगर आपको पंजाबी आती है तभी आप एग्जाम दे पाओगे. अब ये हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, बिकॉज हो सकता है कुछ स्टेट्स के अंदर लोगों को रीजनल लैंग्वेज ही समझ में आती है, एंड फॉर द जॉब्स an administrator should have the knowledge of that regional language. Now constitution has not prohibited this, and they have not used place of residence as well. So this is something that has been used for bypassing article 16 subsection 2. All these things were in news. इसके अलावा National Education Policy 2020, a very historic news. तो यहाँ से question काफी ज़्यादा expected है. We made a video on this policy. All the details of that policy are in this video, and this is the third video that is going to be in the description. And by watching all these videos, this will be a holistic preparation of all the current affairs that were in news in editorials in the month of August. That is all for this month. Subscribe to the channel to not miss any update on such current affair videos, monthly current affair videos, and much more.